तो मित्रों, स्वागत है नई क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो रटने वाली चीजें थी। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो फैक्ट बेस्ड चीजें थी जिनको रट सकते हो। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं भाई, ये जो प्रीएम्बल हम पढ़ने वाले हैं ये हमारे संविधान की आत्मा है। दिस इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रीएम्बल जो है ये हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। दिस इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भाई संविधान क्या है? बहुत बड़ा संविधान है, बहुत मोटा संविधान है, एलिफेंट की साइज का है, ये है वो है, बहुत बहुत बकवास कर ली लोगों ने। लेकिन ये प्रीएम्बल भाई, ये एक पन्ना, जो प्रीएम्बल का एक पन्ना भी नहीं, आधे पन्ने में जो आ जाता है वो पूरी की पूरा आधा पन्ना पूरे के पूरे तुम्हारे उस एलिफेंट साइज संविधान को समझाने की औकात रखता है। इतनी चीज इस प्रीएम्बल में दी हुई है। प्रीएम्बल जो होती है इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं हिंदी में। कोई भी बुक पढ़ोगे दुनिया में, कोई भी बुक पढ़ोगे तो बुक के स्टार्ट होने से पहले बुक में प्रीएम्बल दी हुई रहती है, प्रस्तावना। और प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? किसी भी बुक में अगर कोई प्रस्तावना दी हुई है उसका मतलब क्या होता है कि उस बुक में आपको पढ़ने के लिए क्या मिलेगा। कोई भी लेखक होता है उस बुक का, उस बुक में उस लेखक ने क्या लिखा है, क्या सोच के वो बुक लिखी है, उस बुक में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से लिखी गई है, उस बुक के पीछे पूरी की पूरी जो सोच है उसको एक पन्ने में समराइज करने का काम करता है कोई भी लेखक जब वो लिखता है प्रस्तावना। बुक के पहले पेज पे बुक स्टार्ट करोगे सबसे पहले प्रस्तावना मिलेगी। हालांकि बहुत सारे लोग उसको पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट बुक पढ़ने लग जाते हैं। उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन वो तो भाई ऑर्डिनरी बुक है, वो तो नॉर्मल बुक है, वो तो वो बुक है जो आपको हो सकता है एग्जाम पास कराए, वो तो वो बुक है जो हो सकता है आपका टाइम पास कराए। लेकिन भाई ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत, पूरा देश जिस चीज पे चलता है, जिस किताब के पीछे पूरा देश चलता है, जिस किताब के पीछे पूरी हमारी सरकार चलती है, जिस किताब के पीछे पूरे के पूरे ऑफिस चलते हैं सरकारी, जिस किताब के पीछे आप जो एग्जाम दे रहे हो उस एग्जाम के पीछे के जो ऑफिस है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्यों बने? इस किताब की वजह से बने। भारत में जो भी काम हुआ किसकी वजह से हुआ? इस किताब की वजह से हुआ। आज जो फैक्ट्रियां लग रही है, जिन फैक्ट्रियों में आप काम कर रहे हो, जिन प्राइवेट कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो, जो आप खुल के घूम सकते हो, जहां पे जाना चाहे वहां जा सकते हो, जो बोलना चाहे वो बोल सकते हो, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वो कैसे बोल सकते हो? इस किताब की वजह से बोल सकते हो, जिसको बोलते हैं हमारा संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग बैठे थे तो उनके दिमाग में क्या सोच चल रही थी, क्या सोच के वो संविधान बना रहे थे, वो सारी की सारी सोच मिलेगी आपको इस प्रीएम्बल में। ये प्रीएम्बल है तो छोटी सी, इतनी सी है भाई, इतनी सी, जरा सी। आप बोलोगे इसको क्या पढ़ना है यार, देखो कहां पे है प्रीएम्बल, ये रही, इतनी सी है, बस इतनी सी है भाई, मात्र इतनी सी। आप बोलोगे इतनी सी, एक पेज में भी नहीं है, देखो एक पेज भी इतना खाली रह गया इस प्रीएम्बल में। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसका एक एक शब्द भाई इतनी औकात रखता है कि उस पर पूरी किताब लिखी जा सके, सिर्फ एक एक वर्ड पे। जो ये प्रीएम्बल लिखी गई है इसमें इस तरीके के शब्द चूज करके लिखे गए हैं जो आपको पूरा संविधान, आपको आज ये प्रीएम्बल जब मैं समझाऊंगा तो पूरा का पूरा संविधान खोपड़े में बैठ जाएगा कि हमारे संविधान में क्या आने वाला है। और जब ये प्रीएम्बल समझ जाओगे तो संविधान में जब आगे पढ़ोगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे पढ़ोगे, एंड जब आप उसमें कई प्रोविजन पढ़ोगे तो उन प्रोविजन के पीछे का उद्देश्य आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने प्रीएम्बल पढ़ी हुई रहेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन क्यों बनाया गया है ना, क्योंकि प्रीएम्बल में आपको संविधान बनाने वालों की सोच समझ में आ जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं इस प्रीएम्बल की, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ये प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसकी महिमा का मंडन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो नॉर्मल जो फैक्ट है, फैक्ट्स तो याद करने पड़ेंगे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमने प्रीएम्बल बनाई है। हमारी प्रीएम्बल स्टार्ट होती है देखो इस शब्द से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी वी द पीपल शब्द लिखा हुआ है, तो ये शब्द वहां से हमने कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जो चीज इस प्रीएम्बल में लिखी गई है, सच बता रहा हूं मैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इतना दिमाग लगा के नहीं लिखी गई जितने भारत वालों ने दिमाग लगा के यहां पे लिखी है। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा अभी आपको, सिर्फ इस आधे पन्ने से। इतनी औकात रखता है आधा पन्ना। चलो, क्या लिखा हुआ था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल, मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। पहला जो दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, पहला जो दुनिया का संविधान था, वो था अमेरिका का संविधान, जो एक प्रीएम्बल से स्टार्ट हुआ। उसमें भी कुछ ऐसी फीलिंग है, ऐसी भावना है जो हमारी प्रीएम्बल में है। अमेरिका का संविधान लिखने के पीछे कारण यह था कि अमेरिका ने वहां पे बहुत ज्यादा शोषण हुआ, लोगों का, काले लोगों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ, बहुत ज्यादा सिविल वॉर हुआ, बहुत ज्यादा मारकाट हुई, तब जाके वो देश आजाद हुआ। तो उन्होंने उसी तरीके से वो सारी चीजें झेली है वहां के लोगों ने जो हमने झेली है। और बहुत पहले आजाद हो गया था तो बहुत पहले उन्होंने प्रीएम्बल लिख ली थी। तो अमेरिका का संविधान पहला संविधान था जिसमें प्रीएम्बल शामिल की गई। द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन।
प्रिएम्बल का मतलब ये है कि भाई ये पूरा का पूरा संविधान जो हम पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन है। उस संविधान को पढ़ना स्टार्ट करने से पहले आपके पूरे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि संविधान किस सोच को किस भावना के साथ बनाया गया, वो भावना पूरी आपको क्लियर कर देगी ये प्रस्तावना, ये प्रिएम्बल। ओके, इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। N.A. Palkhiwala, an eminent jurist and the constitutional expert, called the preamble as the identity card of the constitution. ये पूरी की पूरी समरी बता देगी आपको कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है। और N.A. पालकीवाला बहुत बड़े अपने वकील थे भारत के, उन्होंने बोला कि भाई ये तो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी आप कौन हो, किससे पता चलता है आपके आइडेंटिटी कार्ड से। ठीक है, आपके घर वाले जानते होंगे, आपके आस पड़ोसी जानते होंगे, लेकिन किसी अनजान के सामने अगर आप जाओगे तो क्या पता चलेगा आप कौन हो, आपका आइडेंटिटी कार्ड देखा जाएगा। ये प्रिएम्बल इसी संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है कि कोई अनजान आदमी भी आके भारत का संविधान समझना चाहता है तो वो प्रिएम्बल उसको समझा दो, उसको समझ में आ जाएगा कि संविधान किस सोच के साथ में बनाया गया है। The preamble to the Indian Constitution is based on the objective resolution drafted and moved by the Pandit Nehru and adopted by the Constituent Assembly. मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक एक्सपर्ट कमेटी जो है बनाई गई थी, एक्सपर्ट कमेटी 1946 में, जिसके चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू JLN, और बहुत सारे उसमें मेंबर थे। उस एक्सपर्ट कमेटी ने ही इसका ड्राफ्ट जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पंडित नेहरू ने सबसे पहले जाके बोला था, कहां पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पंडित नेहरू ने बोला और उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आधार पे ये प्रिएम्बल भी बनी हुई है। ये मैंने वहां पे बताया था कि प्रिएम्बल उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आधार पे ही बनाई गई है। It has been amended by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, which has added 3 new words: social, secular and integrity. यानी कि हमारी जो प्रिएम्बल है, ये हमारी जो प्रिएम्बल है, इसमें एक तो ये वर्ड है सोशल, और दूसरा वर्ड है हमारा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है, और तीसरा वर्ड है हमारा डिग्निटी इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये वाला, एक तो ये सेकुलर शब्द, एक ये सोशल शब्द और ये एक इंटीग्रिटी शब्द, जिन पे मैंने लगा दिए हैं गोले। ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी ने ऐड करवाए थे। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है एग्जाम का कि कौन से वो शब्द है प्रिएम्बल में जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिएम्बल में नहीं थे, बाद में ऐड किए गए। तो वो था एक तो सेक्युलर, एक था सोशल और एक था इंटीग्रिटी। क्या थे ये समझेंगे आगे, लेकिन अभी तो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की भावना समझनी है इस प्रिएम्बल के साथ में। तो सबसे पहले हम प्रिएम्बल पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक वर्ड का इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। पोस्टमार्टम तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत ही सेक्रोसेंट एक वर्ड, एक शब्द है। सेक्रोसेंट बोलते पवित्र, ये एक पवित्र चीज है। जैसे हम हमारी धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, उसी तरीके से भारत के राजनीति के धर्म का ये एक तरीके से बहुत पवित्र ग्रंथ है, और उस पवित्र ग्रंथ की ये समरी है। संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है, और उस पवित्र ग्रंथ की एक छोटे से पेज में समरी अगर कोई बना सकता है तो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, फोर फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही बना सकते हैं। तो चलो इसको पढ़ते हैं, हम एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद इसके नीचे डिटेल में एक एक वर्ड की हम जैसे जिस स्टेप में लक्ष्मीकांत में दीवे उसी हिसाब से हम इसको समझेंगे। ओके, तो इसमें लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया। हर एक शब्द का, प्रिएम्बल की हर एक शब्द का अर्थ निकलता है। मैं बोल रहा हूं एक एक शब्द पे पूरी किताबें लिखी जा सकती है। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज, बड़े बड़े वकील जिन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी अपनी कानून को पढ़ने में, कानून की भाषा समझने में, वो भी इस प्रिएम्बल के अर्थ को निकालते ही रहते हैं। इतना अर्थ ये प्रिएम्बल देती रहती है। इससे हर बार कोई नया अर्थ निकल के आता है। तो चलो पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economical, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. डेट कौन सी लिखी हुई है? 26 नवंबर 1949। क्या हुआ था इस डेट को? इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था और उसको फर्स्ट टाइम अडॉप्ट कर लिया था, ये मैंने बताया था। ये तो हो गई इंग्लिश में। एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ, फिर वर्ड बाय वर्ड हम चलेंगे। हिंदी में मुझे निकालनी पड़ेगी प्रिएम्बल, तो मैं हिंदी में निकाल लेता हूँ जल्दी से। ये आ गई है भारत की प्रिएम्बल हिंदी में। हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी यहाँ पे हिंदी वाली में एक्स्ट्रा चीज और लिखी हुई है, और वो है कि हिंदी की जो डेट है, विक्रम संवत की जो डेट है, वो भी लिखी हुई है, जो याद भी कर सकते हो। मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी थी, शुक्ल पक्ष था, और संवत 2006 था, विक्रम संवत। ठीक है, ये हिंदी में पढ़ लिया हमने। और अभी हम प्रियम्बल को वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रेट करेंगे। प्रियम्बल बहुत छोटी लग सकती है, हो सकता है भाई कि ये इतनी सी चीज है, इसको क्या इंटरप्रिटेशन होगा, क्या इसको पढ़ा जाएगा, क्या करेंगे इसका पढ़ के, सोच सकता है कोई, बहुत लोग हैं सोच सकते हैं भाई क्या करोगे पढ़ के, इतनी सी प्रियम्बल है, ये कोई पढ़ाने की चीज है क्या? लेकिन इसके एक एक वर्ड से कितना मीनिंग निकल सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रियम्बल। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है तत्व, घटक, यानी किन किन चीजों से मिलके बनी है। तो भाई इसमें जो है एक तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी दी हुई है प्रियम्बल में, एक इसका नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताया हुआ है, और एक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया हुआ है, और डेट ऑफ अडॉप्शन बताया हुआ है। कैसे? सोर्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? शुरू में क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी प्रियम्बल कौन लिख रहा है? खुद भारत के लोग लिख रहे हैं, और लिख के किसको दे रहे हैं? भारत के लोगों को ही दे रहे हैं। यानी भारत में जो पावर देने वाला कौन है, सबसे बड़ी अथॉरिटी पावर की कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन किससे पावर लेता है, अथॉरिटी किससे लेता है? पीपल ऑफ इंडिया से। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स, अथॉरिटी का सोर्स यानी अथॉरिटी का स्रोत, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत का स्रोत, भारतीय संविधान की ताकत का स्रोत कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। तो यहां पे लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा भारत का जो स्टेट है, यानी भारत जो देश है, उसका नेचर बताता है प्रियम्बल। नेचर कैसे बताता है? देखो यहां पे लिखा हुआ है भारत कैसा होगा? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 4-5 शब्द है ना भाई, इसमें सब कुछ बता दिया गया है कि भारत सोवरेन होगा। सोवरेन मैंने बताया था, जिसके ऊपर किसी की न चले, जो अपने हिसाब से जो भी करना चाहे वो कर सके, वो होगा भारत सोवरेन। सोशलिस्ट वो होता है जहां पे सरकार सारे रिसोर्सेज को पूरे जनता के कल्याण में काम में लेती है। किसी एक आदमी को, किसी अमीर आदमी को उनका लाभ ना मिले, बल्कि सारी जनता को, गरीब आदमियों को भी उसका लाभ मिले, तो भारत ऐसा सोशलिस्ट देश होगा। ठीक है। सेकुलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, यानी भारत धर्म निरपेक्ष देश भी होगा। किसी धर्म के हिसाब से भारत को नहीं चलाया जाएगा। डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेसी होगी भारत में, लोकतंत्र होगा, राजतंत्र, राजाशाही नहीं चलेगी। अब देश जो चलेगा वो चुनाव के हिसाब से चलेगा, लोगों के हिसाब से चलेगा। और रिपब्लिक का मतलब है कि यहाँ पे कोई मोनार्क नहीं होगा, कोई राजा नहीं होगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जनता ही शासन करेगी, जनता की ओर से जनता का शासन। डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। एक और था कुछ, मेरे याद नहीं आ रहा हो। तो ये है भैया सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि प्रियम्बल जो कहती है कि भाई भारत का संविधान भारत के लोगों से ही ताकत लेता है। कितना पवित्र बात है ये, कि ताकत अब कोई राजा नहीं देगा, ताकत अब कोई महाराजा नहीं देगा, ब्रिटेन की रानी, ब्रिटेन का राजा, किसी से ताकत नहीं लेंगे, हम अपने देश के लोगों से ताकत लेंगे, क्योंकि देश के लोगों के लिए ही ये संविधान बन रहा है, और ये देश के लोगों से ही ताकत लेके बन रहा है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी भारत का राज्य, भारत का स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है कि भारत जो पूरा है वो कैसा होगा। तो भारत होगा भाई सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी होगा। ये मैंने समझा दिया क्या क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल में लिख दिया गया है कि भारत के संविधान का ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट होगा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ऑब्जेक्ट होंगे, यहां देखो ये लिखे हुए हैं, टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये ऑब्जेक्ट होंगे। जस्टिस का मतलब होता है सभी को न्याय दिया जाएगा। कौन कौन सा न्याय, वो हम पढ़ेंगे। लिबर्टी, आजादी होगी सब लोगों को, सभी लोगों को आजादी होगी, ऐसा नहीं होगा किसी का कोई गुलाम होगा, नहीं होगा। इक्वलिटी, समानता होगी। इक्वलिटी का मतलब समान, सब समान है, तुम मेरे से बड़े नहीं हो, मैं तुमसे बड़ा नहीं हो, हम समान हैं।
फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, बंधुता, प्रेम व्यवहार होगा, वैमनस्य नहीं होगा, कटुता नहीं होगी, दुश्मनी नहीं होगी, एनिमी नहीं है, हम आपस में, हम भाई हैं, भारत के लोग भाई भाई। ये ऑब्जेक्टिव बताता है प्रीएम्बल कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। ये कौन बताता है हमको? प्रीएम्बल। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि नवंबर 26 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। ये भी प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949। प्रीएम्बल में कौन सी डेट लिखी हुई है? 26 नवंबर 1949। अब कीवर्ड्स की बात करते हैं। कीवर्ड्स मैंने बताया ना, हर एक शब्द प्रीएम्बल का ऐसा है जिसपे पूरी पूरी किताबें लिखी जा सकती है। एक एक शब्द में इतनी पावर है, इतनी औकात है प्रीएम्बल के शब्दों की। तो सर्टेन कीवर्ड भाई जो मेन है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एक्सप्लेन किए गए हैं इस किताब में। और मैं आपको वही समझाने वाला हूं कि इस आधे पन्ने को ऐसे ही नहीं कि तुम पढ़ के निकल गए, नहीं, एक एक शब्द का अर्थ, एक एक वर्ड का मीनिंग, you should know the exact meaning behind each and every word which is written in this preamble. तो चलो पता करते हैं क्या क्या मतलब था एक एक वर्ड का। सोवरेन जो होता है इसको बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सोवरेन का मैंने आपको मतलब समझा दिया। और मैं इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि दोस्तों में तो ऊंची ऊंची फेंक के आ गए कि तेरा भाई चलेगा, गाड़ी लेके घूमने चलेंगे, लेकिन तेरा भाई जब घर पे आता है तो उसको पापा से पूछना पड़ता है, पापा गाड़ी ले जाऊं क्या? पापा मना कर देते हैं, नहीं लेके जानी गाड़ी, तो गाड़ी का प्रोग्राम कैंसिल। यानी कि तेरा भाई सोवरेन नहीं है, क्योंकि तेरे भाई से ऊपर भी कोई है जिसकी बात उसको माननी पड़ती है, जिसके हिसाब से उसको चलना पड़ता है। लेकिन पापा, मान लो दादाजी आपके स्वर्ग सिधार गए, तो अब पापा के ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, पापा सब घर में सबसे बड़े हैं, तो पापा को कहीं भी गाड़ी लेके जानी है, पापा अपने दोस्तों को बोल के आए कि तेरा भाई लेके आएगा गाड़ी, तो तेरा भाई गाड़ी लेके जाएगा, पापा के ऊपर कोई नहीं है, पापा की चलती है ना, तो पापा सोवरेन है। तो वैसे हमारा जो भारत है वो इस दुनिया में एक पापा है, ठीक है, अपने घर में, अपने देश में पापा है, हमारे ऊपर दुनिया में कोई और नहीं चला सकता। हमको जो करना होगा हम करेंगे, हमको जो कानून बनाना होगा हम बनाएंगे, हमको अगर किसी देश पे हमला करना होगा तो हम करेंगे, हमको किसी देश पे हमला रुकवाना होगा तो हम करेंगे, हमें किसी दो देशों के बीच का झगड़ा रुकवाना होगा तो हम जाके रुकवाएंगे, हमको जो करना होगा हम करेंगे, हम किसी के बाप से नहीं डरेंगे, हम खुद अपने बाप हैं। अंग्रेज हमें गुलाम बना के रखते थे, छोड़ के गए, तब से हम खुद अपने राजा बन गए, हम भारत के लोग इस देश के राजा बन गए, पूरे के पूरे लोग राजा बन गए, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को राजा बना दिया और ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों से पावर लेता है। तो अब हम सोवरेन है, अब हम कोई का ज्ञान नहीं मानेंगे, किसी को हमें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मैंने देसी भाषा में समझा दिया। अब अंग्रेजी में क्या लिखा होगा समझते हैं। द वर्ड सोवरेन इंप्लाइज दैट द इंडिया is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state। बोलता है कि भाई भारत, हमारा प्यारा भारत किसी देश पे डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है भैया, नो। एंड ये भी किसी का डोमिनियन भी नहीं है। डोमिनियन मैंने समझाया था, डोमिनियन क्या होता है कि कोई देश इंटरनल मैटर में तो इंडिपेंडेंट हो, यानी मान लो ये एक देश है और ये इस पे पहले किसी देश का शासन था, जैसे मान लो ब्रिटेन का शासन था किसी XYZ देश पे। अब ब्रिटेन इनको बोलता है कि भाई तुम अपने अंदर के मामले तो संभाल लो, अंदर तुमको जो कानून बनाना तुम बना सकते हो, है ना, अंदर तुम्हें जो भी करना है कर सकते हो, लेकिन एक तो तुम्हारी मिलिट्री हम देखेंगे और दूसरे देशों के साथ तुम्हारे संबंध हम देखेंगे, बाकी से काम तुम अपना कर लो। तो ये डोमिनियन कहलाएगा ब्रिटेन का। लेकिन भारत किसी का डोमिनियन भी नहीं है। भारत अपने विदेशी मामले भी खुद देखता है, अपनी मिलिट्री भी खुद देखता है, अपने अंदर के मामले भी खुद देखता है। तभी आप अखबार में पढ़ते होंगे कि भारत के अंदर कुछ हो रहा है, उस पर अगर कोई विदेशी बोलता है, अगर विदेशी सरकार का कोई आदमी बोलता है तो भारत वाले उसको झाड़ देते हैं कि भाई तू तेरी औकात में रहे, हम अपने देश का खुद देख लेंगे, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों बोल पाते हैं हम ये चीज? क्योंकि हम सोवरेन है, सोवरेन। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट। भारत के ऊपर कोई नहीं है भाई, भारत सबसे ऊपर है, अपने काम में भारत सबसे ऊपर है। हमको अपना काम करना होगा, अपन ही सबसे ऊपर है, अपने ऊपर कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। ये सोवरेन का मतलब होता है। एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यानी कुछ भी करने का है भाई भारत को, कौन करेगा, कौन ज्ञान देगा? कोई नहीं देगा, भारत वाले खुद करेंगे। भारत की हमने सरकार बनाई है चुन के, वो बैठी है, वो करेगी अपने आप जो करना होगा, किसी विदेशी को ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। 2,
In 1949, India declared the continuance of her full membership of the Commonwealth of Nation and accepted the British Crown as head of the Commonwealth. This extra constitutional declaration does not affect India's sovereignty in any manner. Further, India's membership of the United Nations organization also no way constitutes any limitation on her sovereignty. Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of territory in favor of a foreign state. ये बोल रहा है कि हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप जो है अपना ली थी. मैंने जब पहले पढ़ा रहा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो मैंने बोला था कि भारत ने कॉमनवेल्थ की आज़ाद होने के बाद कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप भी ले ली थी. और उसके अलावा सारे कॉमनवेल्थ में वो देश थे, मैंने बताया था, जो पहले अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे. तो उनको एक ग्रुप में बना दिया गया, उसको बोला गया कॉमनवेल्थ की. वो अंग्रेजों की कॉमनवेल्थ है ना. और उसका हेड जो था वो ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों का देश था. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो हम सोवरन नहीं रहे या फिर वो हमारे पे कुछ चला सकता है. नहीं, हमने बस उसको थोड़ा सा सम्मान दिया कि भाई हाँ हम भी इसके मेंबर हैं, बाकी बेटा तेरी कुछ चलेगी नहीं हम पे. ब्रिटेन के राजा रानी, तू तेरे घर में राजा रानी होगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ तेरी कुछ नहीं चलेगी. समझ रहा है? औकात में रहना. ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि हम सोवरेन है, यानी कि उसको सीधे इनडायरेक्ट रूप से बोले कि सब औकात में रहो, हमारे ऊपर किसी की चलेगी नहीं. हम मेंबर तो बन गए, उसके बन गए, चलो बनना था कि और लोगों के साथ ग्रुप में रहेंगे तो ऐसे बातचीत भी हो जाएगी, मीटिंग भी करते रहेंगे. कॉमनवेल्थ की गेम भी होते हैं कॉमनवेल्थ के, है ना. तो गेम वेम खेलते रहेंगे, टाइम पास होता रहेगा हमारे लोगों का. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे ऊपर बन गए, तुम हमारे ऊपर नहीं हो. दूसरी चीज, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत मेंबर बना. यूएनओ. यूएनओ क्या है? बहुत सारे देशों ने मिलकर एक संस्था बनाई, क्योंकि पहले बहुत सारे युद्ध होते थे दुनिया में, हर किसी से लड़ पड़ता. क्यों? क्योंकि बातचीत का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था. मतलब किसी के, मान लो किसी के साथ कोई दुश्मनी है या फिर किसी के साथ किसी को कुछ अनबन है, तो अनबन बातचीत करके सुलझाई जा सकती है. भाई अभी तुम्हें मेरे से कुछ प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट में बोल सकते हो उस प्रॉब्लम को. इसका मतलब ये थोड़ी तुम मेरे को गालियां निकालो या फिर मेरे घर पे आके मेरे को कूटने लग जाओ. तो कमेंट सेक्शन दिया हुआ है ना, उसमें हम बात करेंगे. तुम्हें कोई प्रॉब्लम तुम बताओगे, फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, तो बातचीत से हमारी सिस्टम सारा सेट हो जाएगा. तो इसी तरीके से पहले कोई ऐसी संस्था थी नहीं जिसमें दो देश आपस में बातचीत करके अपने जो मनमुटाव है वो सुलझा सके. तो एक यूनाइटेड नेशन बनाया गया, उसमें सारे देश मेंबर बनाए गए. अब उनको बोला गया कि भाई तुम्हारे बीच में कुछ भी समस्या हो तो यूनाइटेड नेशन में आओ, बैठ के बात करते. लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, लड़ाई बंद करवाने के लिए संस्था बनाई गई. तो इस संस्था का मेंबर होना भारत के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है कि भारत की सोवरेनिटी में किसी प्रकार की आंच आएगी. नहीं, हम सोवरन थे, हम सोवरन है और हम सोवरन रहेंगे. तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे. ये हम क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि हम सोवरन हैं, हम सोवरन हैं. समझ लो? ओके. संप्रभु बोलते हैं इसको, अब याद आ गया मुझे. संप्रभु, हिंदी में इसको संप्रभु बोलते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया सोवरेन, समझ गए. अब सोशलिस्ट समझते भाई. प्रीएम्बल में कितना भी टाइम लग जाओ, प्रीएम्बल को एकदम डिटेल में करेंगे क्योंकि ये समझनी बहुत जरूरी है. ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है. एक बार इसको समझ गए ना तो तुम समझ जाओगे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे जो फंडामेंटल राइट आएंगे, डीपीएसपी आएगी और फंडामेंटल ड्यूटीज आएगी, वो तुमको समझ में आ जाएगा कि वो भाई सारे के सारे इस प्रीएम्बल से ही तो निकल के आ रहे हैं. ये प्रीएम्बल में ही तो वो भावना दी हुई है जिससे कि वो प्रोविजन बनाए गए हैं. तो इसको एकदम ढंग से समझो. सोशलिस्ट की बातें करते हैं हम. सोशलिस्ट, ये सोशलिस्ट वाला जो मैकेनिज्म है ना, ये अधिकतर आया है कम्युनिस्ट देशों से. कम्युनिज्म जो है ना, ये एक पूरी की पूरी कम्युनिज्म, पूरी की पूरी एक अप्रोच है जिसपे बहुत सारी किताबें लिखी हुई है. हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम नॉर्मली समझेंगे. कंप्लीट सोशलिस्ट कोई कंट्री होती है ना, उसमें वो क्या करते हैं, कोई भी प्राइवेट होल्डिंग नहीं होती. इसमें प्राइवेट होल्डिंग मतलब जैसे हमारे देश में प्राइवेट कंपनियां हैं, हमारे देश में हम जमीन खरीद सकते हैं, ठीक है, खुद प्राइवेट जमीन खरीद सकते हैं, खुद का व्यापार प्राइवेट चला सकते हैं. लेकिन जो सोशलिस्ट 100% सोशलिस्ट कोई कंट्री होगी, उसमें कोई कुछ प्राइवेट नहीं होगा. सारी चीज़ों को सरकार 100% गवर्नमेंट हर चीज़ पे कंट्रोल रखेगी और गवर्नमेंट ही फिर उनको बांटेगी कि भाई हाँ यहाँ पे गरीब है तो इनको दे दो, वो अमीर है उनसे ले लो. इस तरीके का सोशलिज्म में कार्यक्रम चलता है. तो भारत सोशलिस्ट है लेकिन 100% सोशलिस्ट नहीं है. वही इस पैराग्राफ में समझाया गया. जल्दी से हम पढ़ लेते हैं. इवन बिफोर द टर्म was added by the 42nd amendment in 1976. ये सोशलिस्ट वर्ड जो है ना, ये 42nd अमेंडमेंट से बाद में जोड़ा गया था. ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. द कॉन्स्टिट्यूशन हैड सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इन अदर वर्ड्स, व्हाट वाज हियर दो इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नाउ बीन मेड एक्सप्लिसिट. तो जो डीपीएसपी हम आगे पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट के बाद में डीपीएसपी आता है चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारा आराम से समझाऊंगा. तो उसमें पहले से ऐसे कुछ चीजें लिखी हुई थी जिनको देख के पता चलता था कि भारत सोशलिस्ट कंट्री है. लेकिन प्रीएम्बल में ये चीज लिखी भी नहीं थी. 42nd अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने ये लिखवा दी, स्पष्ट लिखवा दी कि हम सोशलिस्ट है. और हमने सोशलिस्ट क्यों नहीं लिखा था स्टार्टिंग में? क्योंकि पहले हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे. अमेरिका जो है ना, अमेरिका वो कैपिटलिस्ट कंट्री है और रूस जो है वो सोशलिस्ट कंट्री है. अब अमेरिका रूस के बीच में चलती है दुश्मनी. तो अगर हम सोशलिस्ट लिखा देते तो अमेरिका को लगता कि हम रूस के साइड में है, तो अमेरिका हमसे दुश्मनी कर लेता. तो हमने वो लिखवाया नहीं, सीधा सीधा नहीं लिखवाया. इनडायरेक्टली तो उसमें प्रोविजन डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट टाइप के, लेकिन सीधा सीधा नहीं लिखवाया. लेकिन इंदिरा गांधी भाई, इंदिरा गांधी है ना. इंदिरा गांधी तोप थी अपने मन में.
तो उस इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लिखवा दिया संविधान के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट शब्द भी। होता क्या सोशलिस्ट भाई? मोर ओवर द कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ अडॉप्टेड रेजोल्यूशन टू, ये छोड़ो बकवास है। होता क्या है देखो, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट अ कम्युनलिस्ट सोशलिज्म। यानी भारत का जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी में मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि सरकार वहां पे तोप नहीं बने, सरकार अपने हिसाब से काम नहीं करवाए कि भाई मुझे ये करना है तो मैं करूं। कम्युनिस्ट सोशलिज्म यही होता है कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म में गवर्नमेंट बोलती है सबके सब कुछ छीन लेगी गवर्नमेंट और बोलेगी हमको जिसको अच्छा लगेगा अब उसको देंगे, हमारे हिसाब से जिसको जरूरत है उसको देंगे। तो ये तो एक तरीके की तानाशाही होगी ना, तानाशाही, जिसको डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं। भारत वाला सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, यानी हाँ आप पे यहाँ पे सरकार किसी से छीनेगी नहीं। हाँ, सरकार जिनको जरूरत है उनकी सहायता करेगी, लेकिन सरकार जिसके पास है उससे छीनेगी नहीं। ये फर्क है। एक तो छीन रहे सब कुछ और फिर जिसको मत जरूरत है उनको अपने हिसाब से बांट रहे हैं। एक सरकार बोलिए बाकी लोगों को जो करना है वो करो, जिनको जरूरत है उनकी सहायता हम भी करेंगे, ठीक है, किसी से छीनेंगे कुछ नहीं, लेकिन देंगे जरूर जरूरत वालों को। ये बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को। ऑल्सो नोन एज स्टेट सोशलिज्म विच इन्वॉल्व्स द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अबॉलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो कम्युनलिस्ट सोशलिज्म है इसमें क्या होता है, जो कुछ भी है, चाहे वो कंपनियां हैं, चाहे वो खेत है, चाहे वो रेल ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो ट्रक है, चाहे कुछ भी है जिससे इनकम कमाई जा सकती है, उन सबको सरकार ले लेती है, सबको सरकार ले लेती है और प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर देती है। यानी कोई अपनी खुद की नाम की जमीन नहीं खरीद सकता, कोई अपने खुद के नाम से फैक्ट्री नहीं चला सकता। वो फिर फैक्ट्रियां, वो जमीनें, वो सब कुछ सरकार के नाम पे हो जाता है और फिर सरकार जिसको देना चाहे उसको थोड़ा थोड़ा उसमें से हिस्सा देती है ताकि वो लोगों की गरीबी मिटा सके, वो लोगों की जो है आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। सुनने में ये चीज अच्छी लगती है कि ये अच्छी होगी, लेकिन ये बहुत बुरी है और इससे कई देश फ्लॉप हो गए, बर्बाद हो गए। क्योंकि सरकार, पता है सरकार के पास पावर होती है और सरकार में मंत्री ये सब बैठे रहते हैं, ये करप्ट होते हैं। अगर इनके पास सारी पावर आ जाएगी तो लास्ट में देश का बंटाधार कर देंगे। तो इसलिए कभी भी छीन के किसी को बांटने का कोई भी नेता बोलता है तो उसको सोच के वोट देना चाहिए, क्योंकि ये जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है ये बहुत खतरनाक चीज है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट बाय साइड। तो वो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में है कि भाई पब्लिक सेक्टर भी अपना रहेगा, ठीक है, जैसे अपने भारत में है बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनी भी है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई इधर लिखता हूं, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? ये भाई किसानों से एमएसपी देके अनाज खरीदता है और फिर राशन की दुकानों पे गरीबों को एकदम सस्ती रेट पे देता है। तो ये क्या है? ये पब्लिक सेक्टर है ना। ये क्या कर रहा है भाई? ये सोशलिस्ट काम ही तो कर रहा है ना। गरीबों को 2 रुपए किलो में, 1 रुपए किलो में अनाज जो कि इसको 25-30 रुपए किलो पड़ता है, खुद लॉस खा के 2 रुपए 1 रुपए किलो में गरीबों को उपलब्ध करा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये सोशलिज्म का ही तो फीचर है, ये सोशलिज्म का ही तो फीचर है। तो यहां पे फूड कॉर्पोरेशन इंडिया भी है भारत में, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि सोशलिस्ट काम कर रही है। और यहां पे अडानी भी है भाई, यहां पे अंबानी भी है, यहां पे एयरटेल भी है, यहां पे जियो भी है, यहां पे बहुत सारी कंपनियां हैं। मारुति सुजुकी भी है जो कि प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। वो जनता की भलाई के लिए काम नहीं करते, वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। जनता की भलाई उसके साथ हो जाए तो बात अलग है। तो भाई यहां पे दोनों चीजें हैं। और ऐसा नहीं कह रही है सरकार कि भाई ये मारुति सुजुकी तुमसे सारे के सारे हम छीन लेंगे गाड़ी बनाने का और गरीबों को गाड़ी हम बांटेंगे, नहीं। वो बोले जिनको जो करना है वो करो, जिसको बिजनेस लगाना वो लगाओ, जिसको पैसा कमाना है वो कमाओ। हम जो है, हमारे पास भी तो इनकम आती है ना, सरकार के पास टैक्स से इनकम आती है, तो हम उस इनकम को काम में लेके हम भी गरीबों को भला करते रहेंगे। हम भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है खड़ी करते रहेंगे, जिनसे पीएसयू खड़े करते रहेंगे, जिनसे हम जनता का भला करेंगे। तो यहां पे है ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ही सबसे बढ़िया जो है एक वो है अप्रोच है। क्योंकि जो रूस जिसको यूनाइटेड यूएसएसआर बोलते हैं, यूनाइटेड सोवियत रशिया, ऐसे कुछ था नाम इसका, ये वाला जो था ना, ये तो एकदम भयंकर कम्युनिस्ट था, भयंकर सोशलिज्म, भारी सोशलिज्म, भारी, जहाँ पे सब कुछ सरकार होल्ड करती है। और इधर था बना अमेरिका, ये था कैपिटलिस्ट, यानी यहाँ पे सारा प्राइवेट है। अमेरिका में सब कुछ प्राइवेट है, सरकार कुछ नहीं मदद ज्यादा करती, बोले प्राइवेट कंपनियां करेगी, प्राइवेट सब कुछ प्राइवेट, हर कुछ प्राइवेट। भारत ने अपने आप को बीच में रखा, वही चीज आ गई भाई, भारत हर चीज में बीच में रहता है। जैसे मैंने बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है ना। अमेरिका का बहुत ज्यादा रिजिड है, ब्रिटेन का बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, भारत ने बीच में रखा। अब यहाँ पे भी भारत ने, अमेरिका बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट है और ये जो यूएसएसआर था ये बहुत ज्यादा सोशलिस्ट था, तो भारत ने यहाँ पे भी अपने आप को बीच में रखा। और जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है भारत के लिए, क्योंकि गरीबों के लिए काम भी कर पाए भारत सरकार और यहाँ पे हम बिजनेस भी खड़े कर पाए, क्योंकि हमने किसी से कुछ छीना नहीं। तीसरी चीज, सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी धर्म को भारत सरकार नहीं मानेगी, किसी धर्म के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म के लिए भारत सरकार काम नहीं करेगी। भारत सरकार जो है, अब जैसे अयोध्या है, अयोध्या मंदिर बना, मंदिर लोगों के चंदे से बन गया, ठीक है। तो सरकार ने वहां पे जाने के लिए
एक रोड बना दी, रोड चौड़ी करके रोड बना दी। क्यों? क्योंकि जो जाएगा वो तो भारत की जनता है ना, भारत की जनता है। और जनता कहीं जाएगी और वहां पे रोड चाहिए तो सरकार का काम क्या है? जनता की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। ठीक है, हज वालों को भारत सरकार सब्सिडी देती है, गरीबों को। तो वो क्यों देती है? वो इसलिए देती है ताकि जिनकी जा नहीं सकते, जिनकी औकात नहीं है, पैसे नहीं उनके पास इतने, तो वो जा सके, कर सके। और जो है कुमाऊं कुमाऊं कौन सा है वो, जो अपने अमरनाथ जाने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है, वो भी इसलिए दी जाती है कि गरीब लोग जो जाना चाहे वो जा सके। तो किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं बोलेगी सरकार, करेगी तो सभी के लिए करेगी, नहीं तो किसी के लिए नहीं करेगी। ये सिस्टम है यहाँ वाले सेकुलरिज्म का। भारत का सेकुलरिज्म अलग टाइप का सेकुलरिज्म है। द टर्म सेकुलरिज्म वाज टू एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सेकुलर, सोशलिस्ट डबल एस, और इंटीग्रिटी ISSI है ना, या फिर ISS भी, ISS तो बुरा नाम हो जाएगा, SSI लिख सकते हो। ये तीन शब्द जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। हाउएवर, as Supreme Court said in the 1974, although the word secular state were not expressly mentioned in the Constitution, there can be no doubt that the Constitution makers wanted to establish such a state, and accordingly, Article 25 to 28 guaranteeing the fundamental right to freedom of religion have been included in the Constitution. Supreme Court ये बोल रहा है कि भाई 42nd अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने ये सेकुलर लिख दिया। थोड़ी बहुत इंदिरा गांधी तारीफ चाहती थी अपनी, तो उसने लिख दिया। लेकिन लिखने का मतलब ये नहीं है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तब वो सेकुलर नहीं था। और इसका प्रमाण ये है कि जब हम फंडामेंटल राइट आगे पढ़ेंगे तो उसमें जो है 25 से 28 राइट दिए हुए हैं, ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार है, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। यानी किसी को, चाहे वो किसी भी रिलीजन का आदमी हो, अगर वो भारत में रह रहा है, कोई भी रिलीजन का आदमी अगर भारत में रह रहा है तो वो अपने रिलीजन को आराम से मान सकता है। पाकिस्तान की अगर बात करें, जो कि जिस हमसे अलग होकर बना है, वहाँ पे रिलीजन है, स्टेट का रिलीजन है, सरकार का रिलीजन है इस्लाम। भारत में कोई रिलीजन नहीं है। और भारत में ना सिर्फ रिलीजन है बल्कि हमने ऐसे राइट भी बनाए कि किसी को अपना कोई रिलीजन मान रहा है तो मान सकता है। भारत सरकार उसमें कोई टांग नहीं लगाई, कोई भी कोई टांग नहीं लगाएगा। जिसको जैसे पूजा करनी है कर सकता है, जिस भगवान की करनी है कर सकता है, जिस धर्म को मानना मान सकता है। ये सारे अधिकार हमने दिए थे। तो ये अधिकार इसलिए तो हमने दिए क्योंकि हम सेकुलर थे। और जब हम सेकुलर थे तो उसके बाद भी 42nd अमेंडमेंट में लिखने की जरूरत क्या थी भाई? सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि तुम लिखो चाहे मत लिखो, हम तो हमेशा से सेकुलर थे, आज भी सेकुलर है और रहेंगे, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दे रखे हैं सेकुलरिज्म के नाम पे। तो ये तभी तो हमने दिया ना, क्योंकि हम थे। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies the positive concept of secularism, that is all religion in our country irrespective of their strength have the same status and support from the state। तो मैंने बताया सेकुलरिज्म की दो कंसेप्ट होती है, एक तो नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है उनमें नेगेटिव सेकुलरिज्म की कंसेप्ट को अपनाया जाता है। नेगेटिव सेकुलरिज्म के कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि पहले वहां पे क्या होता था, यूरोपियन देशों में चर्च जो होता है ना, चर्च, वो चर्च ही अधिकतर चीज़ों को संभालता था, उसका कंट्रोल था बहुत सारी चीज़ों पे, तो लोग उससे परेशान थे। तो इसलिए वहाँ पे जब भी कानून बने, जब भी वहाँ पे आज़ादी की मांग उठी, तो वहाँ पे कानून में ये लिखा गया कि चर्च से कोई भी संबंध नहीं होगा सरकार का। गवर्नमेंट जो बनी ना वहाँ पे नई, उनका चर्च से कोई संबंध नहीं होगा, बीच में एक दीवार खड़ी कर देगी। तो ये तो नेगेटिव हो गया ना कि नहीं होगा। लेकिन भारत में सेकुलरिज्म के बारे में क्या कहा जा रहा है कि भारत हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म अपनाते हैं, यानी कि भाई सभी रिलीजन भारत में जो भी होंगे उनको सेम स्टेटस दिया जाएगा, यानी समान, उनका समान स्टेटस होगा। कोई रिलीजन ऊपर नहीं होगा, कोई रिलीजन नीचे होगा, कोई धर्म ऊपर नहीं होगा, कोई धर्म नीचे नहीं होगा। और अगर सरकार सपोर्ट देगी तो सभी को देगी, नहीं तो किसी को नहीं देगी। यानी सरकार का सपोर्ट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं होगा बल्कि सभी रिलीजन के लिए होगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेकुलरिज्म, जो कि हमने अपनाया। हमने हर चीज अलग अपनाई है, समझ रहे हो? डेमोक्रेटिक, अगली चीज है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक, a democratic polity as stipulated in the preamble is based on the doctrine of popular sovereignty, that is possession of supreme power by the people। पॉपुलर सॉवरेनिटी, पॉपुलर का मतलब ये नहीं होता कि भाई बोलते हैं ना कि ये सिंगर तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। पॉपुलर का मतलब यहाँ पे ये है कि लोगों की सॉवरेनिटी, यानी यहाँ पे सुप्रीम पावर किसके पास है भारत में? पीपल, लोगों के पास। तो डेमोक्रेसी उसी को बोलते हैं जहां पे सबसे ज्यादा बड़ी पावर लोगों के पास हो। अब आप बोलोगे साहब हमको तो हमारे गली का कुत्ता नहीं पूछता, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि लोगों के पास पावर है। मैं भी तो भारत में रहता हूँ, मैं भी तो भारत का लोग हूं, तो मेरे पास पावर क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास जो पावर है वो आप 5 साल में एक बार काम में लेते हो वोट देने की, और उसी पावर से कोई नेता चुना जाता है जो कि MP बनता है, जो MLA बनता है, जो सरकार चलाता है, जो देश को चलाता है, जो देश पे सारी पावर काम में लेता है। तो उसको चुना किसने? आपने। तो सुप्रीम पावर किसके पास हुई? आपके पास। उसके पास कौन सी पावर है? उसके पास सिर्फ 5 साल के लिए वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है। वो भारत का राजा नहीं है, वो भारत का रूलर नहीं है। उसको सिर्फ आपने चुन के भेजा है कि भाई तू जा 5 साल मेरे लिए देश को चला, 5 साल बाद में वापस आना, मैं देखूंगा तूने कैसा चलाया, फिर मैं तेरे को वोट दूंगा नहीं दूंगा वो मैं सोचूंगा। तो सुप्रीम पावर किसके पास है?
आपके पास। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. In direct democracy, the people exercise their supreme power directly, as in the case of Switzerland. There are four devices of direct democracy, namely referendum, initiative, recall, and plebiscite. In indirect democracy, on the other hand, the representative elected by the people exercise the supreme power and thus carry on the government and make the laws. This type of democracy, also known as representative democracy, is of two kind, parliamentary and presidential. इसको समझने के लिए हम चलेंगे हमारे नोट्स में. ओके, इसको बंद कर देता हूं मैं. ये आ गए हम नोट्स में. डेमोक्रेसी जो होती है ये हो गई हमारी डेमोक्रेसी. ठीक है, इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट. ठीक है, पहले हम डायरेक्ट को समझ लेते हैं जो कि हमारे भारत में नहीं है, फिर हम इनडायरेक्ट को समझेंगे. ओके, ठीक है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट में, जैसे अभी आजकल हम जो है हम चुन के भेजते हैं कि हमने एमपी चुन के भेज दिए, हमने एमएलए चुन के भेज दिए, वो जाके सरकार में हमारे लिए सारे काम करते हैं. लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में किसी को चुन के नहीं भेजा जाता, लोग खुद डायरेक्ट काम करते हैं भाई, लोग खुद चलाते हैं सरकार. जो जैसे हम वोटर है ना, वहां पे सीधे लोग ही चलाते हैं सरकार. ठीक है, अब इसमें बड़ी समस्याएं हैं कि थोड़े बहुत लोग हो, छोटी संख्या हो, स्मॉल पॉपुलेशन, तब तो ये ठीक है. लेकिन अगर जनसंख्या हो हमारे भारत की 140 करोड़ प्लस, तो भाई क्या ये काम हो सकता है? 140 करोड़ सरकार चला सकते हैं क्या एक साथ? खड़े नहीं हो सकते भाई एक साथ एक जगह, सरकार चलानी दूर की बात है. तो हमने क्या चूज किया? हमने किया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग है, 140 करोड़ जनता है, ये मान लो 140 करोड़ की जनता है. ठीक है, ये 140 करोड़ की जनता चुन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी और वो रिप्रेजेंटेटिव उस जनता की ओर से भारत की सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संभालेंगे एक लिमिटेड पीरियड तक. ठीक है, ये होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है, इसको मिटा लूं मैं, मिटा लो भाई. ओके, अब जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, उस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है. एक तो होती है मोनार्कियल बोलते हैं क्या, एक होती है रिपब्लिक, दूसरी होती है रिपब्लिक. पहले वाली का नाम मुझे एक बार कंफर्म करने दो, रिपब्लिक. ठीक है, Indirect democracy, on the other hand, represent the elected by the people, exercise the supreme power, and this carry on the government and make it laws. This type of democracy, also known as representative democracy, is of two kind, parliamentary and presidential. Sorry, parliamentary and presidential. मोनार्की मैंने गलत लिख दिया, ये मैंने गलत लिख दिया. ठीक है, मोनार्की रिपब्लिक मैंने अलग से लिख दिया. यहाँ पे होती है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल. पार्लियामेंट्री का मतलब होता है जो डेमोक्रेसी हमने अपने अपने भारत में लगा रखी है, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. यानी यहाँ पे एक पार्लियामेंट होती है, उसके दो हाउस होते हैं, मैंने बताया ना, सब चुन के जाते हैं. जो सिस्टम हमारे चल रहा है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री. प्रेसिडेंशियल जो है वो अमेरिका में लगी हुई है, रशिया में लगी हुई है, चाइना में लगी हुई है, जहाँ पे एक आदमी पूरे गवर्नमेंट का हेड होता है, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट. जैसे आजकल अमेरिका का कौन है प्रेसिडेंट? बूढ़ा दादा जो बाइडन, जो किधर भी घूमता घूमता चला जाता है. तो इसके दो टाइप होते हैं, इनडायरेक्ट के, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल. ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides for representative parliamentary democracy, under which the executive is responsible to the legislature for its policy and actions. Universal adult franchise, periodic election, and rule of law, independence of judiciary, and absence of discrimination on the certain grounds are the manifestation of the democratic character of the Indian polity. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप की पॉलिटी, किस टाइप की एक सरकार की जो है स्ट्रक्चर बनाया गया है. वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये सारा समझा चुका हूँ शायद मैं, कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले लो, अगर पीछे वाली क्लास नहीं है तो समझना. एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी एग्जीक्यूटिव कोई भी निर्णय लेगा तो उसको उसका जवाब लेजिस्लेचर को देना होगा. हमारे केस में एग्जीक्यूटिव को समझना चाहो तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर और उनके सारे मंत्री जो है वो जो भी काम करेंगे उनका जवाब उनको संसद यानी कि पार्लियामेंट में देना होता है, उसको बोलते हैं हम लेजिस्लेचर. तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ये पार्लियामेंट इस एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखती है, और ना सिर्फ पार्लियामेंट इस एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखती है बल्कि जुडिशरी हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो इस पार्लियामेंट पे भी कंट्रोल रखते हैं और इस एग्जीक्यूटिव पे भी कंट्रोल रखते हैं. तो ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, जो एक दूसरे पे कंट्रोल रखते हैं. ये पिछली क्लास में मैंने आराम से समझाया था. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसी एंड एक्शन. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या होता है कि भारत में जितने भी लोग वयस्क हो चुके हैं उन सबको मताधिकार है, सबको.
कोई इसमें कंडीशन नहीं डाली हुई है कि भाई तुम्हारे पास, तुम इस धर्म के हो तो तुमको मिलेगा वोट देने का राइट, या फिर तुम्हारे पास इतनी इनकम है तो मिलेगा, नहीं। यूनिवर्सल है, यानी तुम गरीब हो, अमीर हो, और पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, जैसे भी हो, 18 साल से ऊपर हो और तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम है तो तुमको वोट देने का राइट मिलेगा। तो ये डेमोक्रेसी में ही होता। पीरियोडिक इलेक्शन, हर 5 साल में भारत में इलेक्शन होते। कभी ऐसा नहीं हुआ इंदिरा गांधी को छोड़ दे तो, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के अपनी सरकार को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था, नहीं तो जैसे 5 साल खत्म होते हैं इलेक्शन हो जाते हैं, नई गवर्नमेंट चुन ली जाती है। तो पीरियोडिक इलेक्शन भी डेमोक्रेसी की पहचान है। रूल ऑफ लॉ, भारत में जो है गुंडा राज नहीं चलता है, कि मतलब कई जगह पे चलता है, वो अलग तरीके से चलता है। ऐसा नहीं होता है कि जो मन में आ रहे लोग कर रहे हैं, कानून के हिसाब से सारे काम होते हैं। आप किसी को मारोगे तो आपको मर्डर की सजा होगी, यानी फांसी की सजा होगी, ठीक है। आप कोई भी अपराध करोगे उसकी आपको सजा मिलेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कानून का राज चलता है, किसी इंसान का राज नहीं चलता है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, यहाँ पे जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो किसी के नीचे काम नहीं करते हैं। ये बात सुन लेना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी के नीचे काम नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने हिसाब से काम करते हैं, ये भारत के संविधान के हिसाब से काम करते हैं, ये भारत के संविधान के हिसाब से बने हुए कानूनों के हिसाब से काम करते हैं। ये किसी नेता के हिसाब से, किसी मंत्री के हिसाब से, किसी प्रधानमंत्री के हिसाब से, किसी के हिसाब से काम ये नहीं करते हैं। ये इंडिपेंडेंट यानी एकदम स्वतंत्र है। एब्सेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारत में किसी के साथ भी किसी भी ग्राउंड पे, जैसे कि धर्म के आधार पे हो गया, जाति के आधार पे हो गया, या फिर पैसों के आधार पे हो गया, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि पक्षपात, भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत के संविधान की नजरों में हर एक आदमी, ईच एंड एवरी पर्सन इन द आइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इक्वल। यहाँ पे सब इक्वल है। डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट देयर, डिस्क्रिमिनेशन एब्सेंस है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी भारत का संविधान नहीं करता है। The term democratic is used in the preamble in the broader sense, embracing not only political democracy but also the social and economic democracy. तो भाई preamble में जो डेमोक्रेटिक शब्द काम में लिया है ना, एक तो डेमोक्रेसी होती है पॉलिटिकल, जो मैंने बता दिया, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल का सारा वो इंडायरेक्ट डायरेक्ट हमने सब देख लिया, ठीक है। यहाँ पे इस चार्ट में डेमोक्रेसी होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इंडायरेक्ट में पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, ये सब देख लिया, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन प्रियम्बल में जो है ना, ब्रॉड सेंस में, क्योंकि प्रियम्बल ने बहुत भारी भारी बातें की है, तो उसने बोला कि भाई साहब डेमोक्रेसी जो है ना वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि ये एक सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी भी है। अब ये सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी क्या होती है, इसी के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला। बी आर अम्बेडकर ने अपनी कंक्लूडिंग स्पीच में क्या बोला कि भाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज, ये जो है ना, ये जो मटेरियल है, ये यूपीएससी मेंस के आंसर लिखने में या फिर निबंध लिखने में, ऐसे लिखने में, इनमें काम ज्यादा आता है, ठीक है। आके आपके जो प्री के क्वेश्चन आएंगे, आपके जो लोकल पीसीएस के क्वेश्चन आएंगे, उनमें ये चीजें इतनी नहीं काम आएगी, तो मैं इसको जल्दी से पढ़ा देता हूं, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज अ बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। अनटिल अनलेस लाइज at the base of it a social democracy. What does social democracy means? It means a way of life which recognize liberty, equality and fraternity. तो अंबेडकर साहब बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जिसकी बात कर रहे हो, जहां पे हर कोई वोट दे सकता है, हर कोई चुनाव में खड़ा हो सकता है, चुन के जा सकता है, जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया वो तब तक सही से काम नहीं करेगा जब तक हमारे देश में सोशल डेमोक्रेसी यानी सामाजिक लोकतंत्र नहीं। और सामाजिक लोकतंत्र से बी आर अम्बेडकर क्या बोलना चाह रहे थे कि भाई यहाँ पे हर आदमी को आज़ादी होनी चाहिए, जो वो करना चाहे उसकी इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी कि ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब समान होने चाहिए, और उसके साथ में फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा होना चाहिए। यानी जात पात का जो आजकल नेता फैला रहे हैं, बहुत ज्यादा जात पात में भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी जैसे बात आई थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने जलाया था, ये एक तरीके से जो है ब्राह्मणों के खिलाफ एक वैमनस्य बढ़ा के और जात पात वाला ऊंची जात नीची जात ये सारा भेदभाव भिड़ाना चाहते हैं लोग, ताकि वो जीत सके। लेकिन अंबेडकर साहब ने क्या बोला था कि जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। यानी कि लिबर्टी, सबको आजादी होनी चाहिए, इक्वलिटी समानता होनी चाहिए, और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा होनी चाहिए, लड़ाई वैमनस्य ये नहीं होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम इन ट्रिनिटी। ये बोल रहे हैं कि साहब लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ऐसे नहीं है कि आप इनको तीन तीन अलग चीज मान के चलो कि भाई आजादी यानी लिबर्टी वो तो अलग है, और जो इक्वलिटी है समानता वो अलग है, और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा वो अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है। अंबेडकर जी ने क्या बोला, दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन सेंस ऑफ टू दैट टू डाइवोर्स वन फ्रॉम द अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ द डेमोक्रेसी। ये बोलते हैं कि भाई तीनों चीजों को एक साथ रखोगे ना तभी तो काम चलेगा, अदरवाइज डेमोक्रेसी का सारा पर्पस ही खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवर्स्ड फ्रॉम द इक्वलिटी, इक्वलिटी कैन नॉट बी डाइवर्स्ड फ्रॉम लिबर्टी। यानी लिबर्टी को आप इक्वलिटी से अलग नहीं कर सकते। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। आजादी तभी मिलेगी लोगों को जब सब इक्वल होंगे। कोई एक ऊंचा है, कोई नीचा है, नीचे वाले को ऊंचे वाला कुछ नहीं करने देता, तो उसको आजादी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो दोनों साथ में होना जरूरी है। ओके, नोर कैन लिबर्टी एंड इक्वलिटी बी डाइवर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी। यानी लिबर्टी इक्वलिटी साथ में, फ्रेटर्निटी से भी आप अलग नहीं कर सकते, भाईचारे से भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि लिबर्टी का मतलब होता है आजादी और इक्वलिटी का मतलब समानता। किसी को कोई आप आजादी दोगे, किसी को आप अपने समान समझोगे, तभी समझोगे ना जब उसके साथ आपका भाईचारा होगा। दुश्मनों को हम अपने समान समझते नहीं है, तो भाईचारा जब तक नहीं होगा तब तक इक्वलिटी नहीं होगी, भाईचारा जब तक नहीं होगा तब तक इक्वलिटी भी नहीं होगी और लिबर्टी भी नहीं होगी। जल्दी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये प्री के लिए ज्यादा वो नहीं है, मेंस के लिए, ठीक है। विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर मेनी। तो ये बहुत बढ़िया बात बोल दी अंबेडकर जी ने कि इक्वलिटी के बिना अगर आप लिबर्टी दे देते हो, यानी समानता तो है नहीं, और आपने आजादी दे दी, तो इसमें क्या होगा? समान नहीं है अगर लोग, तो कुछ बड़े बन जाएंगे और कुछ बहुत छोटे रह जाएंगे।
ये वाली समस्या हो जाएगी, ठीक है। In the same context, the Supreme Court observed in 1997 that the Constitution envisages to establish a egalitarian social order, rendering every citizen social, economic and political justice in a social and economic democracy of Bharat Republic. तो ये भी बोल रहे कि भाई सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस भारत का संविधान सबको देना चाहता है, तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एक साथ रहेगी, तभी जो है हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की ओर भी जा सकेंगे, ये अम्बेडकर साहब ने कहा है। तो ये सारी चीजें थी। अब आगे भाई रिपब्लिक की बात, रिपब्लिक, ठीक है। 45 मिनट की हमारी वीडियो हो चुकी है, देन आई थिंक दैट वी शुड स्टॉप ओके एंड ये वाली जो है आगे क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं एक वीडियो को अंडर 1 आवर रखने की कोशिश करता हूँ। चलो रिपब्लिक तो हम पढ़ लेते हैं, कितने और बचे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। चलो रिपब्लिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद वाला अगली क्लास में पढ़ेंगे। रिपब्लिक, रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, मोनार्क एंड रिपब्लिक। मैंने बताया ना, डेमोक्रेटिक पॉलिटी को एक तो मोनार्क होता है, एक रिपब्लिक होता है। इन मोनार्कियल द हेड ऑफ द स्टेट, यूजुअली किंग और क्वीन, एंजॉय द हेरिडिटी पोजीशन दैट इज ही और शी कम ऑफिस थ्रू सक्सेशन। एग्जांपल ब्रिटेन। इन मैं पढ़ लूँ फिर समझा दूंगा। इन अ रिपब्लिक ऑन द अदर हैंड, द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फिक्स पोजीशन लाइक यूक्रेन। देखो डेमोक्रेटिक पॉलिटी की बात बता रहा है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी की बात बता रहा है कि साहब डेमोक्रेटिक पॉलिटी, एक तो होता है मोनार्की और एक होता है रिपब्लिक, ठीक है। मोनार्की और रिपब्लिक। मोनार्की में क्या होता है कि राजा जो है ना, किंग, वो हेड होता है गवर्नमेंट का, और रिपब्लिक में एक इलेक्टेड है तो हेड होता है, इलेक्टेड हेड, ठीक है। राजा किंग जो भी हेड होता है, वो जिनमें से बाप राजा बना तो उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। इलेक्शन नहीं होता यहाँ पे हर बार इलेक्शन होता है और हेड को इलेक्शन चुना जाता है। मोनार्की की बात करें तो ब्रिटेन की जो पॉलिटी है ना, वो मोनार्कियल पॉलिटी, क्योंकि आज भी उनका राजा उनका हेड होता है, हालांकि उसकी चलती इतनी नहीं है, वो बात अलग है। वहां पे किंग है प्लस पार्लियामेंट है ना। तो किंग तो जो है बेटा किंग बन गया, उसका बेटा किंग बनेगा, उसकी माँ किंग बनेगी, इस तरीके से चलता रहेगा, और पार्लियामेंट चुन के आती है वहां पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो वहां पे किंग जो है वो वहां का हेड होता है, लेकिन वो चुन के नहीं आता, वो अपने खानदान के हिसाब से आता है। लेकिन भारत में क्या होता है? भारत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये हेड है गवर्नमेंट के, और प्लस पार्लियामेंट है हमारी, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस पार्लियामेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट भारत में बाप प्रेसिडेंट है तो बेटा प्रेसिडेंट होगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये प्रेसिडेंट के भी चुनाव होते हैं और पार्लियामेंट के भी चुनाव होते हैं। तो हमारे क्या है? रिपब्लिक डेमोक्रेसी है, और ब्रिटेन में क्या है? मोनार्कियल डेमोक्रेसी है। वैसे अमेरिका में भी प्रेसिडेंट जो है, जो हेड होता है गवर्नमेंट का, वो चुन के आता है इलेक्शन से। तो इसको बोलते हैं कि जब चुन के आए गवर्नमेंट का हेड जो है ना, हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर चुन के आए तो उसको बोलेंगे रिपब्लिक, यानी जनता उसको चुन के भेजती है हर बार एक फिक्स टाइम के बाद में। लेकिन अगर गवर्नमेंट का हेड अपने परिवार के खानदान की वजह से आएगी, इस खानदान में पैदा हुआ इसलिए इस गवर्नमेंट का हेड है किंग, क्वीन, तो फिर वो होगा मोनार्की। बस इतनी सी चीज़, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। वो भारत क्या है? भारत एक रिपब्लिक है, ठीक है। क्या है भारत? रिपब्लिक। A republic also means 2 or more things. 1, vesting political sovereignty in the people and not in a single individual like a king. 2, the absence of any privileged class or hence all public offices being open for every citizen without any discrimination. तो ये बोला रिपब्लिक का एक और मतलब होता है कि भाई जो पावर होगी वो लोगों के पास होगी, पीपल, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल हमने जो पढ़ी, और प्रीएम्बल को जिसको हम पढ़ रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे पावर है ही पीपल के पास, तो हम तो रिपब्लिक है ही है, और हमारे लिखा हुआ भी है रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से, है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया लिख दिया तो वहीं पे रिपब्लिक हो गया, लेकिन आगे रिपब्लिक और लिख दिया। तो किसी एक आदमी यानी कि कोई राजा वाजा के पास पावर हमारी नहीं होगी, हमारी पावर किसी राजा के पास, इनके पास नहीं होगी, हमारी पावर होगी लोगों के पास में। और किसी के कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगी। प्रिविलेज क्लास का मतलब होता है कि क्लास, जैसे अभी मैंने जब मैं सारे एक्ट पढ़ा रहा था, जब हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था कि लॉर्ड जो होते हैं ना, लॉर्ड, ये जो ब्रिटेन के राजा होते थे, राजा किंग, उनके खास आदमी होते थे। तो ये एक प्रिविलेज्ड क्लास थी, यानी बाकी तो जनता है नॉर्मल, लेकिन किसी को लॉर्ड बना दिया तो वो उनसे ऊपर हो गया, बहुत ऊपर हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रिविलेज्ड क्लास, है ना। लेकिन अब भारत में कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगी। भारत सरकार किसी को कोई उपाधि नहीं देगी कि तुम लॉर्ड हो, तुम सर हो, नहीं, सभी यहाँ पे समान होंगे, ठीक है। और सभी को जो है पब्लिक ऑफिस जो है, यानी सरकारी नौकरी है, वो सभी के लिए खुली रहेगी। कोई भी सरकारी नौकरी का पद कोई भी आदमी भारत का ले सकता है। हाँ, उसकी एग्जाम देनी होगी, लेकिन कोई भी एग्जाम दे सकता है, किसी पे रोक नहीं है। पहले क्या होता था, ये जो आपने वाइस रॉय देखे होंगे, गवर्नर जनरल देखे होंगे, सभी लॉर्ड ही क्यों बनते थे, और कोई क्यों नहीं बनता था? क्योंकि वहां पे एक वो प्रिविलेज्ड क्लास थी। लेकिन भारत में इन सब चीजों को खत्म कर दिया गया, भारत की रिपब्लिक में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ऊपर दिया हुआ नंबर वन लिखा हुआ है, उसको दबा के नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इधर अरे भैया इधर देखो भैया, इधर अरे भैया इधर थोड़ा सा इधर, यार ये प्लेलिस्ट, इसमें बाकी की सारी वीडियो है जो मैंने पहले बनाई है। और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लाइक कर देना, और शेयर कर देना, अपने भाई बहनों का भी थोड़ा भला कर दो। ओके, बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।